राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव होते हैं, उनकी चाबी किसी और के पास हो, डीजीपी की चाबी किसी और के पास हो, तो भला मुख्यमंत्री की जो के पास में कितनी ताकत बची है। लगभग ऐसा ही अगर मैं पिछले 7 साल की बात करूं, तो पिछले 7 साल से लगभग ऐसा ही उत्तर प्रदेश में अमूमन था। यहाँ डीजीपी की अगर बात करें तो डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली से आता था। अगर मैं मुख्य सचिव की बात करूं तो मुख्य सचिव भी दिल्ली दरबार के द्वारा चयनित किए जाते थे, वो यहाँ तैनात होते थे। और जब मुख्य सचिव दिल्ली से आते थे, दिल्ली के इशारे पर नियुक्त किए जाते थे, तो वो सबसे ज़्यादा किसकी सुनेंगे। अमूमन ऐसा देखा गया, जब अभी लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी खबरें उड़ी, बहुत सारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, यहाँ किसी और चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2024 में 80 पार का जो आंकड़ा है, जो नारा है भाजपा को, उसे पूरा करना है। इसको लेकर बहुत सारी बातें चली। 2 डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, वो तो जग जाहिर था कि दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं था। अगर उन्हें कुछ बात कहनी होती थी तो सीधे दिल्ली पहुंचते थे, दिल्ली गृह मंत्री से बात करते थे। तो कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर था उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वो दिल्ली में था। और लखनऊ में चूंकि मुख्यमंत्री थे, चूंकि मुख्य सचिव यहाँ थे, और चुनाव से 3-4 महीने पहले ये तमाम बातें आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से कोई स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे, वो अपने जो उनके चहेते अफसर हैं उन्हें तैनात नहीं कर पाएंगे, और नियुक्ति अगर कहीं करनी है तो उससे पहले बताना होगा, सार्वजनिक करना होगा। लेकिन ये जो 2 दिन पहले की घटना हुई है, उससे ये तो तय हो गया कि जो पावर सेंटर उत्तर प्रदेश का दिल्ली में था, वो अब लखनऊ वापस लौट चुका है। क्योंकि दुर्गा शंकर मिश्र लगातार उनका समय बढ़ाया जा रहा था, हालांकि सेवानिवृत्त पहले हो चुके थे, उनका लगातार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था। उनके जूनियर बहुत सारे आईएएस अधिकारी ऐसे थे जो उस पद को संभाल सकते थे, लेकिन दिल्ली के इशारे पे लगातार उन्हें ही उनका समय कार्यकाल बढ़ाया जाता था। लेकिन जो 2 दिन पहले हुआ 2 दिन पहले एकाएक जैसे ही मनोज कुमार सिंह की नियुक्ति होती है, क्योंकि मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के वो आईएएस अधिकारी हैं। और बहुत सारे जब हम कृषि उत्पादन आयुक्त वो थे, जब उसकी बात करते हैं, तो वो सबको पता है कि कृषि उत्पादन आयुक्त जब वो बने, तो चूंकि वो बीएचयू में पढ़े, तो उन्हें पता था, वो बीएचयू पहुंच गए, वहाँ जो एक्सपर्ट हैं अलग तरह के, उनसे बातचीत की, वहाँ प्रोफेसर के साथ मीटिंग की, उनसे बताया कि कैसे हम कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। तो लगातार वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद भी थे, उन्हें पता था कि वो ईमानदार अधिकारी ये काम करेंगे। जैसे एकाएक पूर्व मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मनोज कुमार सिंह को दी गई। दूसरी ओर जब हम डीजीपी की बात करते हैं, क्योंकि डीजीपी का लगातार समय बढ़ रहा था, डीजीपी भी जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है पहली बार 2017 में, तो कहीं ना कहीं पहले जो डीजीपी बने उनसे बेहतर और भी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन दिल्ली की पसंद से पहली बार ओपी सिंह को डीजीपी बनाया गया। लगातार जितने भी डीजीपी बनते गए उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पसंद के नहीं थे। जो दिल्ली से जो मैसेज आया, जो आदेश आया, जिस आईपीएस का नाम लिया गया, वो डीजीपी बनाया गया। लेकिन अगर हम चुनाव से पहले की बात करें, तो यहाँ चूंकि डीजी बने प्रशांत कुमार, और अब कार्यवाहक उन्हें अभी डीजीपी का चार्ज है, पूर्ण रूप से डीजीपी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रशांत कुमार इस समय डीजीपी का चार्ज है। वो तमाम शक्तियां उनके हाथ में हैं जो डीजीपी के हाथ में होती हैं। और जिस तरह डीजीपी अब फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, जिस तरह मुख्य सचिव अब बहुत करीब बनाए गए, तो अब ये माना जा रहा है कि तमाम शक्तियां, जो पावर सेंटर होता है किसी भी मुख्यमंत्री का, ऐसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पावर सेंटर है उनके पास आ गया है। अब ये लग रहा है कि उनकी मर्जी के बिना किसी भी अधिकारी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं हो सकता। जिसे वो चाहेंगे उनका स्थानांतरण होगा, क्योंकि मनोज कुमार सिंह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी से बहुत प्रभावित है, और वो उनके बिना कोई काम नहीं करेंगे। अब ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली का पावर सेंटर है, वो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कमजोर पड़ी है, और जो दिल्ली के दोनों मुख्यमंत्री हैं जिनसे ट्यूनिंग नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, अब कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लग रहा है, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री को, कि वो मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन जो ताकत उनके पास पहले थी और जो डिस्टर्ब करने की ताकत थी, कई बार आरोप लगे कि दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पर काम करते हैं, जब उनकी ट्यूनिंग मुख्यमंत्री से नहीं है। ऐसा कई बार हुआ, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे थे कैबिनेट की, तो दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री यहाँ से दिल्ली चले गए, कोई मीटिंग में नहीं आए। चुनाव से पहले जब अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का मामला था, तो अयोध्या में मीटिंग ली गई कैबिनेट की। ये सार्वजनिक हुआ कि यहाँ केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए कैबिनेट मीटिंग में,
ब्रजेश पाठक का नाम लाया तो पता चला ब्रजेश पाठक दिल्ली चले गए। केशव प्रसाद मौर्य बताया गया कि वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्य में लगे हुए हैं। तो इसी तरह जिस तरह ताकत बिखरी हुई थी, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली के इशारों पर काम करते थे, तो जो ऐसा लग रहा था, अब ये लग रहा है कि 2 दिन पहले जैसे ही मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है, इससे लग गया कि अब लखनऊ का पावर सेंटर लखनऊ में रहेगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2024 का जो रिजल्ट आया है, ये अलग बात है कि भाजपा ने, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि इस बार 400 पार आएंगे। जो बहुत सारी एजेंसी उनके लिए सर्वे करती हैं, उन्होंने सर्वे करके बताया कि इस बार भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से जो भाजपा की यश कीर्ति बढ़ी है, मोदी जी की यश कीर्ति बढ़ी है, तो इस बार 400 के पार जाकर रुकेंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का नारा था कि 80 के पार, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है देश का और यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश जब 2014 में जहाँ 71 सीट आती हैं, 2019 में जहाँ 62 सीट आती हैं, वहीं 2024 में जब 35 का आंकड़ा भाजपा नहीं छूती, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा है और इसलिए भाजपा कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से चूक गई। पूर्ण बहुमत की सरकार में इस समय नहीं है। इस समय अगर मैं कल की बात करूं संसद की, तो जिस समय कल संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह एकाएक तमाम मुद्दों को छुआ, उन्होंने हिंदुओं के मुद्दे को छुआ, उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे को छुआ, उन्होंने जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं इस वाले मुद्दे को छुआ, उन्होंने मणिपुर की जो हिंसा हो रही है उस मुद्दे को छुआ, जो लगातार जिस आक्रामकता के साथ में कल नेता प्रतिपक्ष का कल राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में बोले, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दूसरी ओर लगातार अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो जो लगातार जिनका इंटरफेयर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता था, अब चूंकि वहाँ संसद सत्र चल रहा है, उन्हें चंद्रबाबू नायडू को भी साधना है, उन्हें नीतीश कुमार को भी साधना है, उन्हें उन तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी साधना है। कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें संसद में बढ़ी हुई है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आता है, जब चुनाव में रिजल्ट आता है और रिजल्ट में बताया जाता है कि बनारस में जिस तरह गुजरात की बहुत सारी कंपनियों का वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ उसमें जो उन्होंने कब्जा कर लिया, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो बेरोजगार की तरफ चले गए, वहाँ छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ गुजरात की कंपनी के पास चले गए और कई सारी कंपनियों का जिस तरह होल्ड हुआ, जिस तरह बनारस में जो गंगा जी पे बहुत सारे निषाद लोग जो नाव चलाते थे, जिस तरह उन्हें बेरोजगार करने का प्रयास किया गया, वहाँ गुजराती कंपनियों द्वारा पानी के जहाज मंगाए गए, तो उनका जो पुश्तैनी काम था, नाव उनकी बंद होगी, उनमें गुस्सा था। इसके अलावा चाहे लोक निर्माण विभाग का मामला हो, चाहे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का मामला हो, चाहे पावर कॉर्पोरेशन का मामला हो, चाहे इन तमाम डिपार्टमेंट में जिस तरह एक गुजरात की कंपनियों का एकदम वहाँ जमघट लगातार पता चलता है कि जितने भी बड़े और छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं गुजरात की कंपनी को तमाम कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे। इसको लेकर 2024 में ये सब मामले सामने आए और ये के बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आए। लोगों ने कहा, बहुत सारे चैनल्स में कहा कि गुजरात की कंपनी एकाएक उत्तर प्रदेश में जिस तरह आ रही है, इससे लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो छोटी कंपनी है, जो मध्यम वर्ग की कंपनी जो काम करती है, उन सबको काम से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि गुजरात का नाम लेते हैं, गुजरात के नाम पे वो कंपनी आती है और यहाँ गुजरात के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा होता है और तमाम उन कॉन्ट्रैक्टों पर नज़र होती है, उन बड़े प्रोजेक्ट पर नज़र होती है जिनको उत्तर प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर करते थे, उत्तर प्रदेश की कंपनी करती थी। उन तमाम कंपनियों पे एकाएक गुजरात कंपनी का शिकंजा हुआ। तो हालांकि 2-3 दिन पहले जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कसा, गुजरात की कई कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उनका भुगतान रोक दिया गया और ये चेतावनी दी गई कि ऐसी कंपनी जो उत्तर प्रदेश में काम करेगी उन्हें कोई काम ना दिया जाए और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, चूंकि ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह प्रचार प्रसार किया, सबसे ज्यादा रैली उत्तर प्रदेश में अगर की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी। और जिस तरह वो रैली करते गए तो तमाम मुद्दे जो उनके सामने आए उन बहुत गहनता से उन्हें स्वीकार किया। ये तमाम मसले हैं जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो गया उत्तर प्रदेश में और यही तमाम वो वजह रही जिस वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूरा मैंडेट नहीं मिल पाया, 40 तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चूंकि इस समय ताकत में है, डीजीपी उनके पास उनके अपने हो गए हैं, मुख्य सचिव उनकी पसंद के हो गए हैं और जो तमाम अब कैबिनेट मंत्री भी हैं उन्हें भी हो सकता है कि आने वाले समय में बदला जाए, उनके एवज में उन्हीं की जाति के दूसरे विधायकों को मौका मिला जाए, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब योगी आदित्यनाथ उस स्थिति में है कि 2027 सामने है, उन्हें जो गलतियां 2024 तक हुई हैं उन्हें उन गलतियों को लेकर 2027 में किस तरह बीजेपी को पुनः एक बार वापस लौटाना है
और वही स्वरूप लाना, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत में है और वो उन तमाम मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी वजह से 2024 में एंटी इनकम्बेंसी हावी हुई और उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। नमस्कार।